Hello class. Today we will do chapter 7 Social Change Tribal and Nomad Societies. So in this chapter we are going to learn about some tribal societies, some dominant tribes, the Gonds, the Ohms, how nomads and tribal people lived, the Banjaras, and changing society with time. So it is on page number 66. Let's start with the chapter. Many important political, social and economic developments took place in India during the medieval period. तो जितना भी हमने अब तक medieval period पढ़ा है उसमें हमने देखा कि कितने सारे changes हमारे इंडिया में आए. The Hindu society by then was already divided into four varnas: Brahmans, Kshatriya, Vaishyas and Shudras. तो जैसा कि हमने देखा कि जो हमारी हिंदू सोसाइटी थी वो चार वर्णास में डिवाइडेड थी, वर्ण में डिवाइडेड थी: ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास. The varnas of the people also dictated the professions that they could practice without subject to change. ये भी हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो एक वर्ण का हो जाता था उसको वही प्रोफेशन फॉलो करना होता था, वो बाध्य हो जाता था वही प्रोफेशन करने के लिए और किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होता था. यानी क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही बनेगा, शूद्रा का बेटा शूद्रा ही रहेगा और जो लोग जो शूद्रा थे जो काम किया करते थे वही काम वो कंटिन्यू करते रहेंगे. This division by caste and class further increased the difference between the high and the low and between the rich and the poor. तो जैसा कि हमने देखा था कि क्षत्रिय और जो ब्राह्मण थे उनकी पोजीशन काफ़ी हाई थी, है ना, और ब्राह्मण महंगे महंगे यज्ञ और ये सब कराते थे जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था. ओके, तो इनकी पोजीशन हाई थी. तो इनकी जो खाई बनी यानी शूद्रास और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यास के बीच में जो खाई बनी अमीरी गरीबी की वो काफ़ी गहरी थी, यानी कि काफ़ी अंतर था. The society became more complicated because the four varnas got subdivided into further subcaste. अब इन्होंने क्या किया कि क्षत्रिय भी काफ़ी टाइप के हो गए, ब्राह्मण्स भी काफ़ी टाइप के हो गए. मतलब ये तो चार मेन थे ही डिवीज़न. इसके अलावा इन्होंने अपने ही ब्राह्मण्स में डिवीजन्स कर लिए, क्षत्रियास में डिवीज़न कर लिए, वैश्यास में डिवीज़न कर लिए, जिसकी वजह से हमारा कास्ट सिस्टम और भी ज़्यादा टफ हो गया, रिजिड हो गया. जैसा कि हमने देखा है कि हिंदू होते हैं, हिंदू में फिर हम जाट देखेंगे, जाट में भी बहुत टाइप के जाट होते हैं, या हिंदू में ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण भी अलग अलग टाइप के ब्राह्मण होते हैं, है ना. किसी कोई अलग सरनेम लगाता है, कोई अलग कुल का होता है, ऐसे करके होता है ना, देखा है आपने अपने भी सोसाइटी में. ऐसी चीज़ें आज भी एग्जिस्ट करती हैं. तो इस एक चीज़ ने काफ़ी रिजिड कर दिया था पूरे कास्ट सिस्टम को. In addition to the Varna system, there existed other kinds of parallel societies as well. These societies did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmins. तो ये तो चल ही रहा था मेन स्ट्रीम में, पर इसके साथ साथ और भी ऐसी सोसाइटी थी जो साथ साथ चल रही थी, जो इनके रूल्स फॉलो नहीं करती थी. ओके, और जो ब्राह्मण्स सोशल रिचुअल्स और रूल्स बनाते थे ये उनको भी फॉलो नहीं करते थे. इनके खुद के ही रूल होते थे, इनका खुद का ही जीने का तरीका होता था. They were not divided into numerous unequal classes either. Such societies are called tribes. इनके बीच में भी किसी तरीके का कोई डिवीज़न नहीं होता था, सब साथ में रहते थे. इसको हम बोलते हैं ट्राइब्स. In India, these indigenous groups of people are often referred to as Adivasis. इंडिया में इन लोगों को बोला जाता है आदिवासी. The Adivasis have been living in India before the arrival of the Aryans in the second millennium BCE. So tribal societies. Kinship bonds united members of each tribe. The tribal people lived in clans led by the tribal chief. तो ये लोग मिलजुल कर रहा करते थे, आपस में किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होता था. पूरा ग्रुप, पूरा का पूरा कबीला, पूरे के पूरे आदिवासियों का जो कबीला हुआ करता था, इसको ग्रुप बोलते हैं, जैसे बहुत ही मिलजुल कर रहा करते थे ये लोग, है ना. क्लैंस यानी कि ग्रुप में रहते थे और इनका जो मेन हेड होता था वो होता था आपका ट्राइबल चीफ. ईच ट्राइब हैड इट्स लॉज, रूल्स एंड ट्रेडिशंस. हर कबीले का, हर ट्राइब का अपना एक अलग रूल हुआ करते थे, अलग लॉज हुआ करते थे, अलग ट्रेडिशंस हुआ करते थे.
Each member of the tribe was allotted a specific task as per their caliber and interest. कबीले, जो कबीला मतलब इनका ग्रुप, ओके, कबीले का मतलब आप समझिएगा इनका ग्रुप। तो इनके ग्रुप में जो भी जिस तरीके का भी काम करने में सक्षम हुआ करता था, उसका जो भी मन हुआ करता था, वो उस कबीले का वो काम किया करता था। The principal occupations were hunting, food gathering, fishing, and shifting cultivation. Most of the tribes were pastoral nomads who moved from one place to another in search of food, water and shelter. तो ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। इनके ग्रुप में कुछ ही लोग होते थे, 100-150 टाइप के लोगों का इनका ग्रुप हुआ करता था। और ये पूरे के पूरे ग्रुप अपने लोगों को लेकर मूव करते रहा करते थे, पानी की तलाश में, खाने की तलाश में, घर की तलाश में, ठीक है, ऐसी जगह की तलाश में जहाँ ये कुछ टाइम के लिए एग्रीकल्चर कर पाएँ। Tribes had no caste system. A tribal group owned land and cattle collectively and shared things on mutual understanding. किसी तरीके का कोई कास्ट के बेसिस पे डिफरेंस नहीं हुआ करता था, एक दूसरे के बटे हुए नहीं थे, ये लोग एक साथ रहते थे। अपनी जितनी भी चीज़ें होती थी, चाहे वो इनके कैटल हों, मतलब गाय भैंस गोट जो भी इनका रहता है, कैटल थे इनके, ओके, इनकी जो लैंड होती थी, ये मिलजुल कर उस पर काम किया करते थे और आपस में चीज़ों को बांट कर रहा करते थे। Tribes are known to have the intelligence and experience to make the best use of the available natural resources and to conserve the resources for future use. बड़े ही कमाल के हुआ करते थे ये लोग। ये जंगलों से मिलने वाली चीज़ों का ही पूरा पूरा यूज़ किया करते थे, पूरी तरीके से जंगलों की चीज़ों को यूज़ करते थे। जो भी इनके आसपास अवेलेबल रहता था नेचुरल रिसोर्सेज में, उसको यूज़ करते थे। ओके, इसके अलावा इतने कमाल के थे ये लोग कि नेचुरल एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करते थे और फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको प्रिजर्व करके रखते थे। They practice subsistence agriculture by cultivating only as much as they require for themselves. पूरी ज़मीनें वो नहीं कल्टीवेट करते थे, पूरी ज़मीनों पर एग्रीकल्चर नहीं करते थे, उन्हें कोई बेचना नहीं होता था, उन्हें पैसा कमाना नहीं होता था, वो सिर्फ उतना ही अनाज उगाते थे जितना उनके कबीले के लोगों की ज़रूरत पूरी हो पाए। नाउ सोर्सेज ऑफ ट्राइबल हिस्ट्री। अब आपने देखा ये लोग भाई जंगलों में घूमते थे, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते थे, फिर हमें इनके बारे में कैसे जानकारी मिली? सो वी हैव वेरी लेस इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। हेयर आर अ फ्यू रीजन्स फॉर द सेम। तो बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं होते थे, ये मॉन्यूमेंट्स नहीं बनाते थे, ये सिक्के नहीं बनाते थे, तो इनकी ज़िंदगी के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बहुत कम पता है। और क्यों हुआ है ऐसा, ये हम रीज़न पढ़ते हैं। They prefer to live in remote areas such as deep inside the forests, hills and deserts. पहली बात तो ये ना, डेजर्ट में या हिल्स में या फॉरेस्ट में, जंगलों में, बड़े घने जंगलों में और अंदर की तरफ रहा करते थे। तो इनका बाहर के लोगों से कांटेक्ट नहीं होता था, बाहर के एनवायरनमेंट से कांटेक्ट नहीं होता था। They did not allow outsiders to enter in their areas. They wanted to retain their freedom and they preserved their separate culture away from the world. ये अपने कल्चर को बचा के रखना चाहते थे पूरे विश्व से, पूरी दुनिया से। तो ये बाहर के लोगों को अपने ग्रुप में अलाउ नहीं करते थे, अपने एरिया में अलाउ नहीं करते थे, बिल्कुल रिजर्व नेचर के हुआ करते थे, ना बाहर वालों को अपने ग्रुप में आने दिया करते थे अपने एरिया में, ना ये बाहर जाया करते थे। Most of the tribes did not keep written records. They choose to pass their cultural and religious knowledge orally from one generation to other. अब देखो लोग कम थे, 100-150 लोगों का इनका ग्रुप हुआ करता था, है ना, हो सकता है इससे ज़्यादा भी लोगों का होता हो, बड़े बड़े ग्रुप्स होते थे, ओके। पर मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ये लोग जो अपना कल्चर होता था कि इनके यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, ओके, शादियाँ कैसे होती हैं, सेरेमनीज़ कैसे होती हैं, कल्टीवेशन कैसे होता है, तो इन चीज़ों को ये लिखते नहीं थे, रिटन रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे, जैसे कि मुग़ल हमारे रखते थे या दिल्ली सल्तनत के रूलर्स रखते थे, रिटन रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे। ये मुँह ज़बानी एक दूसरे को अपनी चीज़ें बताते थे, जैसे बूढ़े बड़े नहीं कहानी सुनाते हैं छोटे बच्चों को, और उनके बच्चों से वो अपने बच्चों को बताएंगे, फिर उनके बच्चे और जो होंगे वो अपने बच्चों को बताएंगे। तो इस तरीके से जनरेशन ये बोलकर अपने ट्रेडिशन और कल्चर को शेयर किया करते थे। The little information that we have about tribes today is from the accounts of anthropologists who study the life and society of tribes by getting first hand information about them. जो हमारे पास ज़्यादा information directly नहीं है,
सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन है जितनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने हमें दी हुई है, और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन स्टडी करके इकट्ठी की है, स्टडी की है, और सिर्फ जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल पाई, उन्हें जो सबूत मिल पाए, उन्हीं के बेसिस पे उन्होंने इन ट्राइबल सोसाइटीज़ को स्टडी किया, और आज हम उन्हीं की स्टडी से थोड़ा बहुत इन ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में जानते हैं। नाउ सम डोमिनेंट ट्राइब्स, तो कुछ ट्राइब्स ऐसे थे जो अच्छे खासे थे, फ्लरिश हुआ करते थे, बहुत फेमस थे। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन इन इंडिया. Some dominant tribes controlled vast terrains in the past. Let us study the table containing some dominant tribes found in India. We will learn in detail about a few of them in the sections following this. तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे इंडिया में कौन कौन से ट्राइबल सोसाइटीज़ थी जो रहा करती थी, और इनमें से कुछ बहुत ज़्यादा फेमस के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, नेम ऑफ द ट्राइब्स एंड एरियाज वेयर फाउंड. तो सबसे पहले देखिए, आपका होमवर्क है कि जितने भी एरियाज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे उन एरियाज़ को आपको मार्क करना है, और उस एरिया में उनके ट्राइब्स के नाम लिखने हैं. जैसे कि हम बात करें खोखर पंजाब में, ओके, लंगाज मुल्तान, बलोचीज़ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, द शेफर्ड ट्राइब्स, ओके, वेस्टर्न हिमालय, नागाज एंड ओम्स नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, चेरोज प्रेजेंट डे एरियाज ऑफ बिहार एंड झारखंड, यानी आज का जो बिहार और झारखंड का एरिया है, ओके, मुंडाज एंड संथल्स उड़ीसा एंड बंगाल. तो मुंडाज का तो अच्छा खासा स्ट्रगल रहा ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी, इन्होंने हमारी कहीं ना कहीं मदद करी, फ्रीडम फाइटर्स में थे ये. कोलीज एंड बेरार्स महाराष्ट्र हाईलैंड्स कर्नाटका एंड गुजरात में थे ये. एंड कोरागाज वेटर्स एंड मारावार्स इन साउथ इंडिया. तो जितने भी ये आपके एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ को आपको इंडिया के मैप पर पॉइंट आउट करने हैं, ये एरियाज़ को मार्क करना है, और वहाँ पर ट्राइब का नाम आपको लिखना है. तो ये तो बेसिक से आपके थे जो मेन आपके ट्राइब्स थे. अब इनमें से कुछ ट्राइब्स के बारे में हम यहाँ पर स्पेशली पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोंड्स के बारे में. The Gonds have lived in the forests of central India in the present day of Madhya Pradesh, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा. तो जो गोंड्स थे वो देखो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन सारे एरियाज़ में ये मिला करते थे. दे कॉल्ड देयर लैंड गोंडवाना, ये अपनी ज़मीन को गोंडवाना बोला करते थे. विच मीन्स एरिया कॉलोनाइज्ड बाय द गोंड्स, यानी कि ऐसा एरिया जो कि गोंड्स का है. गोंडवाना का मतलब ऐसा एरिया, ऐसी ज़मीन जो कि गोंड्स की है. दे स्पीक गोंडी लैंग्वेज. एज पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स द गोंड्स हैड 4 सेपरेट किंगडम्स. ना इकोनॉमी, भाई देखो थोड़ा बहुत तो पैसा चाहिए रहता होगा इन्हें, तो चलिए देखते हैं ये अपना काम कैसे चलाते थे. ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड द गोंड्स बिकेम रिच एंड पावरफुल. तो मिडिवल पीरियड में इन पर अच्छा खासा पैसा था और ये पावरफुल थे. द रीजन इन विच दे लिव्ड वॉज प्लेंटीफुल ऑफ प्रीशियस मेटल्स एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. देखो आप इनका एरिया ही देखो, इनका एरिया कौन सा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना. रुकिए मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ. देखिए इनका एरिया ही कैसा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश. तो यहाँ पर अच्छे खासे जंगल थे और यहाँ पर काफ़ी अच्छे मेटल्स मिला करते थे, जिसकी वजह से ये अच्छी खासी ज़िंदगी जीते थे, ये रिच थे. दे मोस्टली प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन. However, they were also skilled in collecting honey, metal work, carpentry, animal husbandry and capturing and training elephants. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर तो किया ही करते थे, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो करते ही थे. ओके, इसके अलावा ये हनी भी निकालना जानते थे, ये मेटल का भी काम करना जानते थे, ये कारपेंट्री भी जानते थे, ये बाकी एनिमल्स को भी रियर किया करते थे, वूल के लिए, खाने के लिए, दूध के लिए. इसके अलावा ये एलिफेंट्स को भी ट्रेन किया करते थे. The sizable Gond population was further divided into smaller clans. A Raja would head each of these clans. जितने भी लोग होते थे इनके ट्राइब में, उनको डिवाइड कर दिया जाता था ग्रुप्स में, जिनको बोलते थे हम क्लैंस.
और हर क्लैन का जो हेड होता था वो राजा होता था. The most powerful kingdom of the Gonds was गढ़ कटंगा that comprised 70,000 villages. तो देखो इनके जो एरियाज को डिवाइड करा गया क्लैंस में, उसमें जो सबसे पावरफुल जो किंगडम था इनका, सबसे पावरफुल जो किंगडम था वो था गढ़ कतंग. ओके, जिसके अंदर 70,000 विलेजेस थे. तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ग्रुप होगा कि जब इसके एक किंगडम में 70,000 विलेजेस हैं, जब 70,000 गांव हैं, तो 70,000 गांव में लोग कितने होंगे. द मोस्ट नोटेबल रूलर वॉज रानी दुर्गावती who decided to fight with the Mughal Emperor Akbar over surrendering her kingdom. इनमें से जो सबसे ज़्यादा याद की जाने वाली हैं वो है रानी दुर्गावती, जो लड़ गई थी अकबर से, क्योंकि वो अपना राज्य अकबर को नहीं देना चाहती थी. She fought very bravely with the Emperor Akbar and did not accept his lordship. The Gonds were, however, later suppressed by the Marathas. काफ़ी इन्होंने लड़ाई लड़ी पर इन्होंने हार नहीं मानी. हालांकि बाद में मराठास ने इनको दबा दिया, कुचल दिया. Religious beliefs, dress and culture. The Gonds worshipped a deity called Baredio. तो ये बरेडियो की पूजा किया करते थे. They also respected बान देवी, the forest goddess. बान देवी नहीं, सॉरी, बन देवी. बन देवी मतलब वन की देवी, यानी ये फॉरेस्ट को बड़ा पूजा करते थे. इट इज़ नॉट बान देवी, सॉरी, इट इज़ बन देवी. ओके, तो वनों की पूजा करते थे, यानी ये जंगलों की पूजा करते थे. आपने देखा ना, ये अपनी ज़्यादातर चीज़ें जंगलों से ही तो एक्वायर किया करते थे. All their religious practices, songs and dances bear a close relationship with nature. Gond men usually wear plain loincloths wrapped around their waists, while women wear saris. Both men and women are fond of wearing tattoos and silver ornaments. तो silver ornaments पहनते थे आदमी भी और औरत भी, यानी उस ग्रुप के जितने भी मेल फीमेल मेंबर्स हुआ करते थे सब सिल्वर ऑर्नामेंट्स पहना करते थे और टैटूज बनाने का बड़ा शौक था इन्हें. Gonds celebrate by troop singing and dancing based on Gond legends, deities and mythology. The administrative system, अब ये अपने पूरे ग्रुप को कैसे कंट्रोल किया करते थे. The administration of the Gond kingdoms was centralized. The kingdom was divided into गढ़s. तो किंगडम को गढ़s में डिवाइड किया जाता था. Each गढ़ was further subdivided into units of 84 villages called चौरासीज. तो चौरासीज बोला जाता था, मतलब जो किंगडम था उसको गढ़ में डिवाइड किया जाता था और हर गढ़ को 84 विलेजेस में डिवाइड किया जाता था, यानी 84 विलेजेस का एक ग्रुप बनाया जाता था और उसको बोला जाता था चौरासीज. Each चौरासी was looked after by a particular Gond clan. The चौरासी was subdivided into 7 barhots consisting 12 villages in each barhot. अब हम बात करेंगे होम्स की. Ohms. The Ohm tribes established their kingdom in the Brahmaputra Valley in Assam, India. The Ohms originated in the Chinese province of Yunnan. तो देखो इनकी जो ओरिजिनेशन है वो यूनान का है, यानी ये चाइनीज़ थे. They migrated into China and northern Myanmar in the 1st century CE. वहाँ से ये आए हमारे इंडिया में. They finally reached the Brahmaputra Valley in the 13th century. ये आए यूनान से इंडिया में और 13th century में ब्रह्मपुत्र वैली में आकर बस गए. The Ohms created a new state by conquering the powerful Buyans and many other such indigenous kingdoms. It was established by a Thai prince Sukhapa from Maung Mao. The Ohm kingdom is also known as the Kingdom of Assam. तो देखो कितना बड़ा किंगडम रहा होगा कि ओम किंगडम को किंगडम ऑफ असम भी बोला जाता है. Although repeatedly attacked by the Mughals, the Ohm kingdom remained independent throughout history until British annexation. तो देखो कि बार बार मुगल्स ने इन पर हमला किया पर फिर भी ये इंडिपेंडेंट रहे, आज़ाद रहे. इन्होंने मुगल्स को जीतने नहीं दिया, यानी मुगल्स के कंट्रोल में ये नहीं गए, पर आखिरकार ब्रिटिशर्स ने इनको अपने कंट्रोल में ले लिया. ये आप क्लास 8th में जाकर पढ़ेंगे कि किस तरीके से ट्राइबल सोसाइटीज़ को ख़त्म किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा.
The Mughals received a decisive defeat at the hands of the Ohms at the Battle of Sarai Ghat. The power of the Ohms reached its peak during the reign of King Rudra Singh. तो रुद्र सिंह के टाइम पे इनका जो पूरा का पूरा जो किंगडम था वो सबसे ऊंचाई पर था. Administration and economy. The Ohms had a unique system of labor called paik system. All adult males except the members of the royalty, the aristocrats, the priests and the slaves were called paiks. तो पैक सिस्टम इनका चला करता था. ओके इसके अंदर सारे मेल मेंबर्स होते थे रॉयल फैमिलीज़ को छोड़कर. ओके The Peks were required to serve in the army during the war as the Ohm kingdom did not have a regular standing army. तो देखो जितने भी ये पैक्स हुआ करते थे जब कोई लड़ाई छिड़ जाती थी तो ये उस लड़ाई में लड़ने के लिए जाते थे क्योंकि इनकी खुद की कोई प्रॉपर आर्मी नहीं होती थी कि इनकी हर समय आर्मी तैयार रहे. तो जब वॉर होता था जैसे मुगल्स ने इन पर अटैक किया इस टाइप से अगर कोई वॉर हुआ तो ये पैक्स जो लोग हुआ करते थे यही लोग लड़ाई के लिए जाते थे. During the days when no wars were being fought, the Peks were involved in peaceful activities such as building dams, improving the irrigation systems and involving in social works. जब लड़ाई नहीं होती थी तो ये अपने बाकी के काम किया करते थे जैसे कि रोड्स बनवाया करते थे, ब्रिजेस बनवाया करते थे. मतलब जितने भी अपने किंगडम के आराम वाले काम होते थे, शांति वाले काम होते थे, ये अपने किंगडम में उनको करवाया करते थे. They were also involved in developing newer methods of rice cultivation. In return, the Peks were given some fixed areas of land for their use. The Peks were grouped into units called खेल्स. तो जो पैक्स थे उनको भी ग्रुप्स में डिवाइड करा गया जिनको खेल्स बोला गया. और ओम किंग्स इंट्रोड्यूस्ड कॉइन्स. ये सिक्के लेकर आए जो इनका राजा था वो सिक्के भी लेकर आए वो लोग. दे फॉलोड अ लैंड मेजरमेंट सिस्टम सिमिलर टू द मुगल्स. बिल्कुल अच्छे से काम करते थे ये जैसे मुगल काम किया करते थे. अपने एरिया में प्रॉपर ज़मीनों का बंटवारा हुआ करता था, ज़मीनें नापी जाती थी, कैसे काम होगा क्या होगा, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इनका हुआ करता था. नाउ रिलीजियस बिलीफ्स एंड कल्चर. ड्यूरिंग द इनिशियल डेज द ओम्स वर्शिप्ड देयर ट्राइबल गॉड्स. लेटर ड्यू टू द इंक्रीज्ड इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स दे अडॉप्टेड हिंदुइज्म एज देयर रिलीजन. तो जैसे जैसे उन्होंने ब्राह्मण्स के कांटेक्ट में आए, ब्राह्मण्स से इनकी बातचीत हुई तो इन्होंने हिंदुइज्म को अपना रिलीजन बना लिया. नेवरदलेस द ओम किंग्स रिटेन्ड सम ऑफ देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स एज वेल. पर ऐसा नहीं था कि इन्होंने पूरा का पूरा अपना कल्चर भुला दिया था, इन्होंने अपना भी कल्चर बचा के रखा था. As time passed by, some of the Ohms merged themselves completely with the caste-based society. Some others, however, remained distant from the caste system followed in Orthodox Hinduism. जैसे जैसे ये हिंदुइज्म को अपना रहे थे, इनके ग्रुप में कई सारे ऐसे लोग भी थे जो कास्ट सिस्टम को भी फॉलो करने लगे थे. पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको कास्ट सिस्टम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. वो इस तरीके के सारे ट्रेडिशन से खुद को फ्री रखते थे. The most famous traditional folk dance of Assam, Bihu, got fame after Om King Rudra Singh invited the performers for Bihu on the occasion of Rongali Bihu. तो जैसा हम जानते हैं असम में बिहू काफ़ी जाना जाता है, तो इसकी भी ओम किंग ने ही सिग्निफिकेंस दिलाई थी. हाउ द नोमेड्स एंड द ट्राइब्स लिव्ड. ये लोग रहा कैसे करते थे. नोमेडिक पैस्टोरलिस्ट्स were tribes that traveled long distances along with their animals. तो देखो ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, अपने एनिमल्स को भी ले जाते थे, अपना जो थोड़ा बहुत सामान होता था उसको भी ले जाते थे, मतलब सब लोग जाते थे. They earned a living by exchanging wool, milk, dairy products like ghee for grain, cloth, utensils and other products. जब इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो इनके पास जो सामान होता था ये उसे देकर अपना ज़रूरत का सामान ले लिया करते थे. भाई इनके पास घी हुआ करता था, इनके पास मिल्क प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, इनके पास डेयरी प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, इनके पास वूल हुआ करती थी, उसको देकर ये बर्तन ले लेते थे, ग्रेन्स ले लेते थे, कपड़े खरीद लिया करते थे. बार्टर सिस्टम चलता था ना एक्सचेंज वाला वो. They chiefly dealt with settled farmers and artisans. Many of these tribes sold their animals such as cattle and horses.
टू द वेल्दी पीपल। इसके अलावा जब इनके गाय भैंस जो कैटल्स होते थे वो ज़्यादा हो जाते थे तो ये उनको भी बेच दिया करते थे। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट नोमेडिक ट्रेडर्स वॉज द बंजाराज। तो बंजाराज के बारे में पढ़ेंगे अब हम। द बंजाराज वर द नोमेडिक traders who moved along with their caravans, कारवा बोलते थे इसको हिंदी में, अपने पूरे के पूरे सामान के संग एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे। इन विच दे कैरिड देयर गुड्स। देयर कारवान वॉज कॉल्ड टांडा। दे यूज टू बाई grains and vegetables from the farmers and bring them to towns to be sold in urban markets। ये लोग क्या करते थे कि ग्रेन्स और वेजिटेबल्स को खरीदते थे, फार्मर्स से, किसानों से खरीदते थे और उसको शहरों में जाकर बेचते थे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी, ट्रांसपोर्टेड ग्रेन टू द सिटी मार्केट्स विद द हेल्प ऑफ द बंजाराज। इवन अलाउद्दीन खिलजी ने भी इनकी मदद ली थी। नो चेंजिंग सोसाइटी विथ टाइम। अब पहले तो ये होता था, पर क्या क्या बदलाव आए। With the social and economic expansion, various new castes and hierarchies developed. Many tribes choose to be part of the Hindu caste-based society। तो जैसा मैंने आपको बताया कि लोग हिंदू बनने लगे थे, ब्राह्मण्स के कहे अनुसार चलने लगे थे, खुद को कास्ट सिस्टम में ढालने लगे थे। तो कास्ट सिस्टम इनके अंदर एंटर कर चुका था और कुछ लोग इसको अच्छे तरीके से फॉलो भी करते थे। दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ जातीज। जाति जो आज हमारे सोसाइटी में भी मुझे लगता है सबसे ख़राब चीज़ है, उसमें ये पढ़ चुके थे। वेरियस स्मॉलर कास्ट और सब कास्ट मर्ज विद इन द वर्ना। इंस्टेड ऑफ अ वर्ना सिस्टम, जातीज बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटी। अब जाति के बेसिस पर लोगों को डिवाइड करा जाने लगा। ड्यूरिंग द 11th and 12th centuries, Rajput clans became powerful. The Rajputs belonged to the Kshatriya Varna. However, they originally belonged from different ancestries, such as Hanas, Chandelas, and Chalukyas, among others. Some of the Rajputs also had their roots in tribal families. तो जैसा कि हमने देखा कि 11th और 12th सेंचुरी में राजपूत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, पावरफुल हो चुके थे, और जो राजपूत थे वो क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, यानी क्षत्रिय ग्रुप से बिलोंग करते थे। पर क्षत्रिय ग्रुप ऐसा नहीं कि क्षत्रिय ही थे पैदाइशी, है ना, ये ऐसा नहीं है कि इनका जन्म ही क्षत्रियों में हुआ था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, वो ट्राइबल फैमिलीज से बिलोंग करते थे या फिर चंडेलाज और चालुकियाज थे, पर बाद में वो सब किस में काउंट होने लगे? क्षत्रिय क्लैन में। Eventually, many of these tribes became part of the caste system with the support of the Brahmins. However, entry to the ruling class was limited to the members from leading tribal families only. The rest of the majority joined the lower jatis of the caste society. तो जैसे जैसे इन लोगों के अंदर कास्ट सिस्टम को लेके चीज़ें बढ़ती गई, तो इसमें भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेडमैन हुआ करते थे। तो जो लीडिंग फैमिलीज़ थी, ट्राइबल जो पूरा ग्रुप हुआ करता था, इसमें जो मेन फैमिलीज़ थी वो तो अच्छी जाति में एंटर कर जाती थी, पर बाकी के जो लोग रह जाते थे ट्राइबल सोसाइटी के, वो लोअर जातीज में जाकर इंक्लूड हो जाते थे। मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हैड अडॉप्टेड इस्लाम एंड कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम। अब ये लोग भी कास्ट सिस्टम से परेशान होने लगे और इन्होंने कास्ट सिस्टम को ना मानना पड़े, इसलिए इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद the chapter. Soon you will be provided with the exercises of this chapter on the WhatsApp group. You need to do the question answers by yourself. Okay. However, the tribal society is different from the societies created by Brahmins. तो देखो पहले की जो ट्राइबल सोसाइटी थी वो किस तरीके से चेंज हुआ करती थी, अलग हुआ करती थी ब्राह्मण की सोसाइटी से। Mention the occupations of the home men. home men क्या क्या काम किया करते थे? नेम एनी 5 डोमिनेंट ट्राइब्स अलॉन्ग विद देयर रूलिंग एरियाज। तो आपको 5 डोमिनेंट ट्राइब्स बताने हैं, 5 ऐसे ट्राइब्स के नाम बताने हैं और उनका एरिया बताना है कि किस जगह पे वो पावरफुल थे। डिस्कस द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ द ओम्स एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द बंजाराज। उसके बाद ये क्वेश्चंस देखिए आप, बहुत ईजी हैं, आप कर लेंगे। फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन का पिक क्लिक करिए और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए ग्रुप पर, जो आपका क्लास का ग्रुप बना हुआ है,
ओके, हम लोग आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय।